हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग सोशोलॉजिकल थिंकर्स पर बात करेंगे। उनसे संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, उस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। आने वाले जो सोशोलॉजी के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना की बात सर्वप्रथम कौन करता है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी मैक्स वेबर, सी टाल्कस पासन, सी कार्ल मैनहीम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ही तो सामाजिक संरचना और प्रकार की बात करते हैं सबसे पहले। और स्पेंसर, और इस स्पेंसर जो बात करते हैं वो कौन सी पुस्तक में बात करते हैं अपने? ये प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और स्पेंसर समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य की एक संरचना है और उसमें हाथ पैर नाक कान मुंह उसके अंग हैं, उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है। यही बात करते हैं इसमें दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के तीन मुख्य तत्व हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से तीन तत्वों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, राजनीतिक की बात करते हैं, आर्थिक की भी बात करते हैं, लेकिन सामाजिक की बात नहीं करते हैं। और तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिक, सैन्य और राजनीतिक। राजनीतिक की भी बात करते हैं, सैन्य की भी बात करते हैं दोस्तों, लेकिन प्रौद्योगिक की बात नहीं करते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है आर्थिक सैन्य और राजनीतिक। दोस्तों आर्थिक की भी बात करते हैं, सैन्य की भी बात करते हैं, राजनीतिक संरचनाएं की भी बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। यही जो है आर्थिक सैन्य और राजनीतिक, सी राइट मिल्स के अनुसार सत्ता के त्रिभुज के तीन मुख्य तत्व हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये जो दोस्तों ये जो हाँ ये जो बात करते हैं और किस बुक में बात करते हैं, ये इसका उल्लेख इन्होंने द पावर एलीट 1956, द पावर एलीट बुक है, उसमें बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्खीम के दुर्खीम ने अपनी किस पुस्तिका में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है? धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये किसकी बुक है? ये बिल्कुल, ये तो मैक्स वेबर की बुक है, दुर्खीम की बुक ही नहीं है ये। अब बी, ऑप्शन बी है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये बिल्कुल ये दुर्खीम की बुक है। इसी में जो है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में ही दोस्तों धर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं। ठीक है, इसी बुक में धर्म की उत्पत्ति की बात करते हैं दुर्खीम। और तीस ऑप्शन सी है मैजिक साइंस एंड रिलीजन एंड अदर यसेज। ये किसकी बुक है? ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, ये मेनलॉस्की की बुक है। किसकी है? ये जो तीसरी बुक है ये मेनलॉस्की की बुक है। ठीक है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बुक है, तीनों हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर। सामाजिक क्रिया का अर्थ समझने के लिए किसने वेस्टेहन की अवधारणा का प्रयोग किया? वेस्टेहन की अवधारणा का प्रयोग किया। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी पेरेटो, सी के कार्ल मार्क्स, डी हीगल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने ही तो वेस्टेहन का प्रयोग किया था। वेस्टेहन जो है जर्मन भाषा का शब्द है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। किस पुस्तक से मार्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का शोध प्राप्त हुआ था? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, किस पुस्तक से मार्टन को संदर्भ समूह संदर्भ समूह की अवधारणा का शोध प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिकन सोल्जर्स। अमेरिकन सोल्जर से ही तो प्राप्त हुआ था इनको दोस्तों, अमेरिकन सोल्जर से ही तो प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कुल कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार का उल्लेख करते हैं मैक्स वेबर? ऑप्शन ए चार, ऑप्शन बी छह, ऑप्शन डी सी आठ, ऑप्शन डी 10। दोस्तों मैक्स वेबर चार प्रकार के सामाजिक क्रिया
की बात करते हैं। और कौन कौन सी है वो सामाजिक क्रिया? पहला पारंपरिक क्रिया की बात करते हैं, दूसरा भावनात्मक क्रिया की बात करते हैं सामाजिक, तीसरा मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, और चौथा जो है तार्किक क्रिया की बात करते हैं। जो पारंपरिक क्रिया है उसमें दोस्तों बताते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल और आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहा हूँ। चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। जो पारंपरिक में बात करते हैं दोस्तों, ये कहते हैं कि पारंपरिक में प्रथाओं और परंपराओं को ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार किया जाता है वो पारंपरिक सामाजिक क्रिया होती है, परंपराओं और प्रथाओं को ध्यान में रखकर, ठीक है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे पिता द्वारा पुत्र को पैसे दिए जाना, पिता द्वारा पुत्र को अपनी संपत्ति जैसे दी जाती है, ये पारंपरिक ही तो है, प्रथा ही तो है। एक एक पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति हस्तांतरित करता है। और दूसरा बात करते हैं भावनात्मक सामाजिक क्रिया, उसमें क्या है कि भावनाओं या भावनात्मक मानक मूल्यों को ध्यान में रखकर किया गया मानव व्यवहार, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो माँ का बेटी से बिछड़ जाने पर रोना, क्या है, भावनात्मक ही तो है। जब शादी होने के बाद माँ की बेटी की विदाई होती है तो क्या होता है, एक भावनात्मक सामाजिक क्रिया है ये, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल हैं, जो कई लोग बिछड़ जाने के बाद चीजें होती हैं, रोते हैं, तो ठीक है। और तीसरा जो बात करते हैं मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, तो कहते हैं कि समाज के मानक मूल्यों और नैतिक नियमों को ध्यान में रखकर, समाज के मानक मूल्यों और नैतिक नियमों को ध्यान में रखकर जो मानव व्यवहार किया जाता है वो मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया होती है। जैसे सड़क के बाई ओर चलना, ये समाज के मानक मूल्य ही तो है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, ये समाज के मानक मूल्य ही तो है। ये मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया हो गई। और चौथा जो है तार्किक क्रिया, जो इसमें क्या होता है, या फिर तार्किक क्रिया कह सकते हैं या फिर लक्ष्य पर आधारित सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। इसमें क्या है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर मानव व्यवहार किया जाता है, ठीक है। जैसे आईएएस बनने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना, ठीक है। क्या है, या नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना, क्या है, ये तार्किक क्रिया है। तो यही 4 प्रकार के तार्किक क्रिया की बात मैक्स वेबर करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, समाज शास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया है? नियमहीनता दोस्तों, इस पे हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक समझाया है, एक वीडियो है, आप लोग जाके देखिएगा। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जरूर देखिएगा उस वीडियो को, उस क्लास को, ठीक है। और जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा किसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाया हूँ। ऑप्शन ए है मर्टन एवं कांट, ऑप्शन बी है मार्क्स एवं तथा वेबर, ऑप्शन सी है दुर्खिम तथा मर्टन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों दुर्खिम तथा मर्टन जो है नियमहीनता की अवधारणा का जो इसमें दोनों युग्म होगा, यही दोनों विद्वान होंगे, ठीक है। दुर्खिम को ही फॉलो करते हैं, दुर्खिम से ही प्रभावित होकर मर्टन जो है अनुरूपता और विपदगमन की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बात किया दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से बात किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगस्त काम्टे ने निम्नलिखित 3 चरण प्रस्तुत किए हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। धर्मशास्त्री चरण, बी निश्चयात्मक चरण, सी तत्वमीमांसी चरण। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहले जो है, जो अगस्त काम्टे बात करते हैं पहले चरण की, जो पहला चरण है वो धर्मशास्त्री चरण या धार्मिक स्तर। और जो दूसरा चरण है दोस्तों, जो दूसरा चरण है वो है क्या है, तत्वमीमांसी चरण, तत्वमीमांसी चरण या तात्विक स्तर। और जो तीसरा चरण है, जो तीसरा चरण है दोस्तों निश्चयात्मक चरण या प्रत्यक्षवादी स्तर, ठीक है। ये पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा और ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जो ABC, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है जो दोस्तों ACB, A C और B, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिलान करना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर्वहारा, सर्वहारा की बात कौन करता है? सर्वहारा की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स करते हैं दोस्तों, ठीक है। और पूंजीवाद की विचारधारा, पूंजीवाद की विचारधारा की बात मैक्स वेबर करते हैं। श्रम का विभाजन, इमाइल दुर्खीम श्रम की विभाजन की बात करते हैं। और जजमानी प्रथा आप लोग जानते हैं, जजमानी प्रथा की बात करते हैं विलियम वाइज WH वाइजर, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ए, ए का जो है थर्ड, कार्ल मार्क्स, ए का थर्ड, ए का थर्ड, इसमें एक ही क्वेश्चन, एक ही आप लोग एक ही मिलान कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। ए का थर्ड, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फोर, बी का फोर, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जीएस घुरिये ने, जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की निम्नलिखित में से किस विशेषता पर जोर नहीं दिया है? जाति व्यवस्था पे बहुत अच्छा काम रहा है जीएस घुरिये का, तो उन्होंने उन्होंने किस विशेषता पर जोर नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम लोग इस उन्होंने जो जो जात की बात करते हैं वो जात को बंद व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जात को खुली व्यवस्था नहीं कहते हैं, जात को बंद व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अर्जित नहीं होती है वो जाति जो है, जाति व्यवस्था अर्जित नहीं होती है, क्या होती है? प्रदत्त होती है। वो अर्जित नहीं की जाती है, प्रदत्त होती है, ठीक है। तो ये खंडी विभाजन की बात तो करते हैं, उत्क्रम की भी बात करते हैं, पवित्र और अपवित्र की भी बात करते हैं, लेकिन जो है खुली व्यवस्था और अर्जित की बात नहीं करते हैं। तो देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए और ई, ऑप्शन डी ए भी गलत है, ए और ई ये भी गलत होगा, ऑप्शन बी और ई ये भी गलत होगा, सी और डी ये ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? यांत्रिक और सावयवी एकता, यांत्रिक और सावयवी एकता की बात कौन करता है? आप लोग बताइए, यांत्रिक और सावयवी एकता की बात कौन करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसका दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टी पार्सन, बी मॉलस्की, सी एच, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, डी है इमाइल दुर्खीम। इसका दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग यहाँ कंफ्यूज होकर हर्बर्ट स्पेंसर मत मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकास के सिद्धांत की बात कौन करता है? डार्विन से कौन प्रभावित था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी वेबर, सी दुर्खीम, डी स्पेंसर। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा स्पेंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से सामूहिक प्रतिनिधान के अध्ययन से संबंधित है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो। ऑप्शन ए वेबर, बी दुर्खीम, सी कॉन, डी स्पेंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्खीम, ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधान की बात दुर्खीम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समाज शास्त्र में प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? ऑप्शन ए आर के मार्टन, ये तो बहुत बाद में आते हैं, बी इमाइल दुर्खीम सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। रेडक्लिफ ब्राउन के बाद मैक्स वेबर भी उन्हीं के बाद, तो सब जो इमाइल दुर्खीम ने ही, ये तो मैक्स वेबर मार्क्सवादी, जो कि इमाइल दुर्खीम ने ही प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला समाजशास्त्र में सबसे पहले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, सूची मिलान करना है इसका। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कौन देता है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत जो देते हैं कांट देते हैं। आत्मदर्पण का सिद्धांत जो है दोस्तों कूले देते हैं, कौन? कूले। आत्मदर्पण के सिद्धांत कूले देते हैं। संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए सही, सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया। बिल्कुल ये की पॉइंट है, याद कर लीजिएगा, लाइफ चांस। ठीक है, ऑप्शन ए स्थिति को बताने के लिए, ऑप्शन बी शक्ति को बताने के लिए, ऑप्शन डी सी वर्ग को बताने के लिए, ऑप्शन डी निजातीयता को बताने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो लाइफ चांस है क्लास को बताने के लिए। ठीक है, वर्ग को बताने के लिए। जो मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है वो वर्ग को बताने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से यह विवेचना किसने की है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए एंथनी गिडिंस, बी कार्ल मार्क्स, सी पीटर बर्जर, डी राल्फ डैरेनडॉर्फ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राल्फ डैरेनडॉर्फ। ठीक है, राल्फ डैरेनडॉर्फ ने बताया है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है। राल्फ डैरेनडॉर्फ ने बताया कि समाज को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, कमांड क्लास और ओबे क्लास। ठीक है, और इसी संदर्भ में उन्होंने 3 समूह की बात करते हैं, अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह। ठीक है, उनका उनका मानना है कि जो संघर्ष का विश्लेषण करते समय व्यक्त और अव्यक्त हितों के साथ साथ इन जो समूहों का भी विश्लेषण करना चाहिए। इन जो समूहों का विश्लेषण करना चाहिए, ये जो समूह है, अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह, इसकी बात कर रहे हैं कि ये भी कहते हैं कि इनका भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, बी लुईस कोजर ने, सी बी पेरेटो ने, डी मैक्स वेबर ने। वर्ग स्थिति, क्लास स्टेटस, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। ये सब की वर्ड है, आप लोग ध्यान में रखेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्रकल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। यह किसकी ओर इशारा है? इसकी कौन बात करता है? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, सेंट साइमन रॉबर्ट निस्बेट। दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है सदरलैंड, बी लोम्ब्रोसो, सी दुर्खीम, डी क्लोवार्ड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दुर्खीम से संबंधित है। प्रतिकारी कानून की बात दुर्खीम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21। किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया? भाषाई दृष्टिकोण से, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये वर्ड ध्यान में रखेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मार्क्सवाद की आकलन किया, मार्क्सवाद के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया। किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रामशी, बी गेराल्ड ए कोहेन, सी जॉन एल्स्टर, डी जॉन रोमेर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एंटोनियो ग्रामशी। ठीक है, एंटोनियो ग्रामशी ने मार्क्स से आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो एंटोनियो ग्रामशी ने, अभी हमने बात की भाषाई दृष्टिकोण से, किससे? भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया। ठीक है, उनके अनुसार जो है राजनीति और विचारधारा को आर्थिक निर्धारणवाद में स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, वो ऐसा मानते हैं, ताकि स्त्री और पुरुष अपने संघर्षों द्वारा अपनी परिस्थिति में परिवर्तन ला सकें, ये बात करते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22।
किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में परिचर्चा की है? जैव समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की। ऑप्शन ए वेबर, बी मार्क्स, सी ए देसाई, डी स्पेंसर। इसको इसका सही आंसर हो जाएगा डी स्पेंसर। समाज को जैव सादृश्यता, हमने अभी कुछ पहले क्वेश्चन में ही बात की है स्पेंसर के बारे में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। ऑप्शन ए जे एच हट्टन, बी जी एस घुरिये, ऑप्शन सी आंद्रे बेतेई, ऑप्शन डी एस सी दुबे। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जी एस घुरिये। जी एस घुरिये बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यह किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है समाजशास्त्र। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी मैक्स वेबर, सी इमैनुएल दुर्खिम, डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। हमने क्यों अंडरलाइन किया है वर्ड को? इसीलिए आप लोगों को मैं वर्ड को अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ताकि आप पकड़ लें कि इस बारे में किसने बात किया है। ठीक है, फिर भी अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अभी आप तैयार नहीं है। बिल्कुल आपको मेहनत, अभी अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 25, यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है? क्या है? प्रकारात्मक महत्व। संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है। ये बस इसी शब्दों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लेविस कोजर, सी रॉल्फ डेनडार्फ, डी रेनाल्ड कोलिंग्स। ठीक है, संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व, कार्ल मार्क्स तो ऐसी बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, रॉल्फ डेनडार्फ भी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। कोलिंग्स भी ऐसा कुछ बात नहीं करते हैं दोस्तों। कौन करता है? लेविस कोजर। लेविस कोजर बात करते हैं संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है। ठीक है, हालांकि जो कोजर का संघर्ष सिद्धांत दोस्तों, उन्होंने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट, कौन सी पुस्तक है? द फंक्शन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट 1956 में देते हैं। और दोस्तों टर्नर जो है, टर्नर कोजर के सिद्धांत को संघर्ष प्रकारवाद कहते हैं। कोजर के सिद्धांत को संघर्ष प्रकारवाद कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि कोजर यह मानकर चलते हैं कि संघर्ष व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखता है। क्या बात करते हैं? जो संघर्ष है व्यवस्था के एकीकरण और अनुकूलन को बनाए रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 26। हमारे पास 4 क्लासिकीय सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। समाजशास्त्र में उन्होंने आविर्भाव का सही क्रम पहचानिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमैनुएल दुर्खिम, कॉम्टे। इसमें जो है समाजशास्त्र के जनक को सबसे पीछे ढकेल दिया है, सबसे पीछे रखा हुआ, तो ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा। ये कोई भी इंसान आराम से कर सकता है। ठीक है, और जो जो है सेकेंड बी अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमैनुएल दुर्खिम, ये भी गलत है दोस्तों। ये भी गलत है क्योंकि अगस्त काम्टे के बाद कार्ल मार्क्स का जो जन्म होता है 1818 में। अगस्त काम्टे 1798 से 1857 में, लेकिन उसके बाद जो है कार्ल मार्क्स हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, मैक्स वेबर नहीं होगा। ठीक है, मैक्स वेबर कार्ल मार्क्स के बाद ही मैक्स वेबर आएगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स का भूत कहा गया मैक्स वेबर को। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग। अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, इमैनुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर। ठीक है, ये बिल्कुल, क्योंकि अगस्त काम्टे जो है दोस्तों 1798 से 1857, फिर कार्ल मार्क्स जो है उसके बाद 1818 से 1883, फिर उसके बाद जो है 1858 से 1917 इमैनुएल दुर्खिम, फिर उसके बाद मैक्स वेबर जो है 1864 से 1920। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये है जो है आविर्भाव का सही क्रम है। पहले अगस्त काम्ट आते हैं, फिर कार्ल मार्क्स आते हैं, फिर इमैनुएल दुर्खिम आते हैं, फिर मैक्स वेबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27।
धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया है? पवित्र एवं लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया है। ठीक है, ऑप्शन ए धर्म की अपनी व्याख्या में। ऑप्शन ए दुर्खीम, बी मैक्स वेबर, सी मार्क्स, डी टायलर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन ए दुर्खीम ने। दुर्खीम धर्म की अपनी व्याख्या में पवित्र एवं लौकिक के मध्य अंतर स्थापित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। आप लोग बताइए क्या होगा? धर्म दुर्खीम के अनुसार जो धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है वो कौन सा है? आत्मावाद, जादू, प्रकृतिवाद, टोटमवाद, क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा टोटमवाद। अरुणता जनजाति पे अध्ययन करते हैं दुर्खीम। टोटमवाद कोई तो सर्वाधिक आदिम प्रकार बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वेस्टिहन किसका उल्लेख करता है? वेस्टिहन जो है, आप लोग बताइए, वेस्टिहन किसका उल्लेख करता है? सामाजिक घटना की प्रत्यक्ष समझ, सामाजिक घटना की अप्रत्यक्ष समझ, सहभागितापूर्ण सामाजिक घटना, और सामाजिक घटना की सामाजिक समझ, सामाजिक घटना की प्रयोगात्मक समझ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वेस्टिहन जो उल्लेख करता है, वेस्ट इसका आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ की बात करता है। किसकी बात करता है? व्याख्यात्मक समझ। जो वेस्टिहन शब्द अभी हमने पहले ही बात किया, वेस्टिहन शब्द का उल्लेख वेबर करते हैं और यह जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। स्वतः स्फूर्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्त कांट, विफ्रेडो पेरेटो, विफ्राड पेरेटो। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त की बात करते हैं इमानुएल दुर्खीम। इमानुएल दुर्खीम जो बताते हैं कि सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए सुई जनरी या स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग करते हैं, सामाजिक तथ्यों की विशिष्टता के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन है 31। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है। आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है। ऑप्शन ए दमनकारी, बी प्रतिकारी, सी दोनों, ए बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, दोनों। दमनकारी और प्रतिकारी दोनों होता है। ठीक है, जो आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप दमनकारी और प्रतिकारी दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको बने रहना है इसी तरीके से, प्रैक्टिस सेट मैं आगे भी करवाता रहूंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित जितने भी विगत वर्ष में पूछे गए हैं प्रश्न, उन सभी को प्रश्नों को दोस्तों हम लोग रिवाइज करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में काफी हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।